हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं दो वीडियो बनाने जा रहा हूँ। एक बांग्लादेश अमेरिका और म्यांमार से संबंधित है और दूसरा भारत और पाकिस्तान से संबंधित है। भारत और पाकिस्तान से जो संबंधित हो, पहलगाम में जो आतंकी घटना घटी जिस पर कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उससे रिलेटेड है। जबकि म्यांमार में जो तख्ता पलट कराने की तैयारी कर रहा है अमेरिका, और म्यांमार को तोड़ने की तैयारी कर रहा है डेमोक्रेसी के नाम पर, उस पर है। लेकिन सबसे पहले बांग्लादेश, अमेरिका और म्यांमार पर ही चर्चा अपनी पूरी कर लेते हैं। फिर उसके बाद से भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर आएंगे। आप सभी लोगों को पता है कि सीधी जंग अमेरिका नहीं लड़ता है, अमेरिका लड़ाता है। गांव में कुछ लोग होते हैं ना, चौधरी टाइप के, वो सीधे किसी से लड़ाई नहीं लड़ते हैं, वो कोल्ड वार को ज़्यादा तरजीह देते हैं। दूसरे शब्दों में, वो अपना बैल खोल करके रात में दूसरे का खेत चरवा देंगे और फिर सुबह चले जाएंगे मलहम लगाने। अरे फलाने सुने हैं तो आर खेतवा के उचर ले बैल चर ले लेबा, रुका ससुरा के पता करके वो के ठोकल जाई बढ़िया से। दूसरे शब्दों में, वो सहानुभूति भी जता देंगे जबकि अपने बैल खोल करके खेत चरवाए रहेंगे। यही अमेरिका भी करता रहा है। 1947 में जब प्रेसिडेंट हेनरी ट्रूमैन वहाँ के राष्ट्रपति थे, जो कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के समय में वहाँ उपराष्ट्रपति थे। आपको पता ही अमेरिका में उपराष्ट्रपति रनिंग मेट होता है और राष्ट्रपति के शेष बचे हुए कार्यकाल को पूरा करता है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो 1945 में चौथी बार अमेरिका के राष्ट्रपति हुए थे, मर गए थे। तो उसके बाद हेनरी ट्रूमैन वहाँ के राष्ट्रपति हुए थे। आपको बता दें, उन्हीं के समय में 22वां संविधान संशोधन कानून बना, जो 1951 या 52 में पारित हुआ। वो ये था, मैंने राष्ट्रपति का सिग्नेचर उस पर हुआ और अमेरिका के सभी राज्यों ने उसे एंडोर्स किया। 3/4 राज्यों ने। वही अमेरिका राष्ट्रपति कभी भी वहाँ 2 टर्म से ज़्यादा, चाहे लगातार रहे चाहे बारी बारी से रहे, 2 टर्म से ज़्यादा वहाँ का राष्ट्रपति नहीं रहेगा। इससे संबंधित है। खैर, उन्हीं के समय में ट्रूमैन डॉक्ट्रिन भी आई थी, जिसका उद्देश्य था सोवियत रूस को कंटेन करना, यानी उसको रोकना, उसको नियंत्रण में रखना। उन्हीं के समय में नाटो भी बना था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो आज भी है। यह एक डिफेंस ट्रीटी है जिसके इस समय काफ़ी सदस्य हो गए हैं, 32 सदस्य हो गए हैं। ज़्यादातर यूरोपीय देशों से संबंधित हैं। एशिया का टर्की इसका सदस्य है। हालांकि उसका कुछ भाग यूरोप में भी पड़ता है, लेकिन कहा जाता है टर्की का इस्तांबुल शहर केवल बोसोफरस द्वीप पर स्थित होने की वजह से, बोसोफरस जलमध्य पर स्थित होने की वजह से यूरोप और एशिया दोनों जगह आता है। तो अमेरिका चाहता है कि म्यांमार को तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में एक ईसाई देश भी ईस्ट तैमूर की तरह से बना दिया जाए, जो इंडोनेशिया से अलग हो करके गुस्माओ जनाना के नेतृत्व में बना था 1990 के दशक के अंतिम 1998 या 99 में बना था, जबकि इंडोनेशिया ने उसे मान्यता भी दे दिया था। तो ईसाई बहुल एक छोटा सा राज्य बनाना चाहता है। शेख हसीना 5 अगस्त को उनका तख्ता पलट हुआ बांग्लादेश में और भारत के हिंडन एयरबेस पर आकर के रुकी हैं। वहीं उनको शरण दी गई है। उन्होंने फुल प्रधानमंत्री रहते हुए बांग्लादेश के 3-4 महीने पहले कहा था कि एक गोरा आदमी उनके पास आया था, जिसने कहा कि हिंद महासागर में नौसैनिक अड्डा बनाने के लिए एक द्वीप दे दीजिए। और उसने कहा कि भाई, वो बांग्लादेश और म्यांमार के बीच म्यांमार का कुछ हिस्सा काट करके एक ईसाई बहुल देश बनाना चाहता है। तो लोग समझ गए थे कि भाई, वो गोरा आदमी कौन होगा, अमेरिका का प्रतिनिधि होगा। उसमें जो बाइडेन की सरकार वहाँ अमेरिका में थी। तो जो बाइडेन के शह पर बहुत कूद रहे थे मोहम्मद यूनुस खान।
और कहा जा रहा है मोहम्मद यूनुस खान को स्थापित भी अमेरिका ने ही करवाया था। लेकिन सच्चाई ये है कि अमेरिका के किसी भी व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता, चाहे वो डेमोक्रेट का नेता हो, चाहे रिपब्लिकन का नेता हो। जैसे रिपब्लिकन के नेता ही थे रिचर्ड निक्सन साहब, जिनके समय में विदेश मंत्री जो थे वो इंदिरा गांधी को कोल्ड ब्लडेड लेडी कहा करते थे, यानी नृशंस नेत्री कहा करते थे। तो इस प्रकार से उनकी मृत्यु अभी हाल ही में हुई है, 100 साल की उम्र में अभी उनकी मृत्यु कुछ दिन पहले ही हुई है। खैर, मैं इस बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन अभी बहरहाल ये है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब ये चाहते हैं, जो बाइडेन भी यही चाहते थे कि म्यांमार को तोड़ दिया जाए छोटे छोटे टुकड़ों में, भले डेमोक्रेसी के नाम पर भले ही थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस करना पड़े और कंधे पर बंदूक रख के चलाया जाए, यानी डायरेक्ट लड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो लड़ेंगे उनको वहाँ मदद पहुँचाने की ज़रूरत है बस। दूसरे शब्दों में, म्यांमार के दो प्रांतों जैसे चीन प्रांत है जहाँ चीन नेशनल फ्रंट के लोग सक्रिय हैं, इसमें अधिकांश लोग ईसाई हैं, और दूसरा अराकान जो कि राखाइन प्रांत के नाम से जानते हैं। इन दोनों को काट करके म्यांमार से और 2 स्वतंत्र देश बनाया जाना है। एक ईसाई बहुल देश, एक मुस्लिम बहुल देश बनाया जाना है। जिस साथ ही बंगाल की खाड़ी में एक नौसैनिक अड्डा भी बनाना है, जिससे कि भारत को भी नुकसान होगा, भारत पर भी अमेरिका नज़र रखेगा। आज अमेरिका भारत का सहयोगी है, ऊपर से दिखावे का ही है, मुझे नहीं लगता कि अंदर से होगा, क्योंकि अमेरिका में सब बदमाशी होते हैं, सब केवल अपने हित के बारे में सोचते हैं। तो इस प्रकार से अमेरिका का भी तात्कालिक उद्देश्य चीन को कंटेन करना है। चीन बहुत उखड़ रहा है, बहुत उछल रहा है इस इलाके में, जब से कोको आइलैंड म्यांमार ने उसको बेचा है, जहां उसने रडार कम्युनिकेशन सिस्टम लगा रखा ताकि भारतीय नौसैनिक गतिविधियों पर वो नज़र रख सके। दूसरे शब्दों में, जो भी अभी अमेरिका कर रहा है वो म्यांमार के लिए खतरनाक तो है ही, साथ ही भारत के लिए भी खतरनाक है। क्योंकि चीन तो एक बहाना है, चीन तो दूर बैठा हुआ है, चीन से सीधे लड़ाई नहीं लड़ेगा, म्यांमार से भी सीधे लड़ाई नहीं लड़ेगा। उसको पता है म्यांमार में चीन और रूस म्यांमार की सैन्य सरकार को मदद दे रहे हैं, जबकि अमेरिका ने वहाँ सैन्य सरकार पर आर्थिक और लोकतांत्रिक, दूसरे शब्द में आर्थिक और सैन्य दोनों तरह की पाबंदी लगा रखी है। यानी न तो सेना कोई अमेरिकी उपकरण का इस्तेमाल करती है, डॉलर में खरीद फरोख्त कर ही नहीं सकती, और ना तो कोई आर्थिक मामले में किसी अंतर्राष्ट्रीय डील को फाइनल कर सकती है, मदद ले सकती है डॉलर के टर्म में। लेकिन रूस और चीन इसे नहीं मानते। रूस और चीन ने वहाँ की सैन्य सरकार को, जिसका नेतृत्व ऑन मिन लैंग कर रहे हैं, उनको अपना समर्थन दे रही है, ये दोनों देश दे रहे हैं। इन दोनों देशों को के नब्ज को टटोलने के लिए वहाँ लगातार दौरे हो रहे हैं। लगता है रूस के प्रति नरमी का रुख इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप साहब दिखा रहे हैं। और बांग्लादेश के वकारुज्जमा जमा जो वहाँ के आर्मी चीफ हैं, वो अभी रूस के दौरे पर गए भी थे। इसके साथ साथ चीन के दौरे पर स्वयं मोहम्मद यूनुस खान गए थे। वो कोई ऐसा नहीं था 26 मार्च को वहाँ जाना कि भाई मोहम्मद यूनुस खान के लिए कोई बहुत बड़ा इवेंट रखा गया था। दरअसल वो ज़बरदस्ती गए थे, वहाँ एक छोटा सा फंक्शन था, उसी में पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे। वहाँ 4 दिन रुके भी थे। वहीं जाकर उन्होंने भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों पर उल्टा पलटा बयान दिया था, जिसका जिक्र मैं कर चुका हूँ दूसरे वीडियो में। और वो वास्तव में चीन की नब्ज को टटोलना चाहते थे। अमेरिका के 3 अधिकारी जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका का दौरा किए थे, जहां उन्होंने वहां बांग्लादेश के सेना से भी मुलाकात किया, अन्य लोगों से भी मुलाकात किया। उसमें सुसान स्टीवेंसन
प्रमुख हैं जो कि म्यांमार की नई राजधानी जो नेपिडा है वहाँ बैठ करके सारी प्लानिंग करते हैं। दक्षिण और पूर्वी एशिया की प्लानिंग करते रहते हैं। दरअसल वो दो अन्य सहयोगी मंत्रियों जो कि सहायक सचिव रैंक के थे, सहायक मंत्री आप कह सकते हैं, मंत्री थे जो कि दक्षिण मध्य और पूर्व एशिया के मामले देखते हैं। उनके साथ वो अभी कुछ दिन पहले ही ढाका के दौरे पर गए हुए थे और वहाँ जा कर के वहाँ मोहम्मद यूनुस खान से मुलाकात की, उनके तमाम अधिकारियों से मुलाकात की, सेना के लोगों से मुलाकात की। उसी के बाद बांग्लादेश के एक बहुत प्रमुख आर्मी मेजर जनरल हैं, ये जहांगीर आलम साहब, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ फोर्सेज इंटेलिजेंस कहलाते हैं, वो अमेरिका के दौरे पर निकल गए। इन लोगों के दौरा पूरा करते ही अमेरिका के दौरे पर निकल गए जहांगीर आलम साहब, और वहाँ जा कर के उन्होंने तमाम तरह की रणनीति को अपने अंजाम अपने दिमाग में रखा। लगता है मोहम्मद यूनुस खान इसीलिए भारत को आंख दिखा रहे हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली उनको लगता है कि भाई उनकी ज़रूरत इसमें अमेरिका को है, तो अमेरिका कुछ बोलेगा नहीं। इसीलिए वो शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रहे थे। इसीलिए वो नरेंद्र मोदी जानते हुए कि भाई भारत के सामने बांग्लादेश लंबा नहीं टिक पाएगा, फिर भी वो नरेंद्र मोदी को आंख दिखा रहे थे और उत्तर पूर्वी राज्यों पर, सेवन सिस्टर्स पर बात कर रहे थे। बहरहाल अभी आपको हम बता दें कि जो प्लानिंग बनी है उसके हिसाब से अमेरिका चाहता है म्यांमार को 3 भागों में तोड़ना है। तो मुख्य म्यांमार की भूमि जो है सो अपना रहेगी, उसके अलावे रोहिंग्याओं के लिए चाहता राखाइन प्रांत अलग हो जाए, और चीन नेशनल फ्रंट यानी ईसाइयों के लिए चीन प्रांत अलग हो जाए। यही दोनों सीधी लड़ाई भी लड़ेंगे। इसमें आपको हम बता दें कि बांग्लादेश जो है वो बांग्लादेश की सेना 10वीं 17वीं और 24वीं बटालियन तैयार की जा रही है, लेकिन ये केवल रसद आपूर्ति के लिए, अन्य सैन्य उपकरण की आपूर्ति के लिए तैयार की जा रही है। जो लोग लड़ेंगे उनको सैन्य मदद करेगी और रसद आपूर्ति करेगी। अमेरिका खुफिया जानकारी देगा और ज़रूरत पड़ने पर हथियार भी मुहैया कराएगा, और तुर्की जो है ड्रोन की मदद से शत्रु यानी वहाँ की जो सैन्य सरकार है उसको, वहाँ की सेना को सबक सिखाएगा। इस प्रकार से ये दोनों सीधी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, लेकिन ये तीनों कह सकते हैं, लेकिन ये तीनों वहाँ के लोगों की मदद जरूर करेंगे जो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। यानी चीन नेशनल फ्रंट के लोग सीधी लड़ाई लड़ेंगे, और अरसा के लोग जो अराकान यानी राखाइन प्रांत में सक्रिय हैं वो सीधी लड़ाई लड़ेंगे। इसके अलावे अब बांग्लादेश का एक इलाका है बहुत छोटा सा, वो है कॉक्स बाजार। कॉक्स बाजार जो है भारत के सटा हुआ ही है। कॉक्स बाजार के समीप जो है ड्रोन लॉन्च फैसिलिटी तैयार की गई है, बेस तैयार किया जा रहा है, तैयार है ऑलरेडी। वहीं से तुर्की के द्वारा प्रोवाइड किए गए ड्रोन को छोड़ा जाएगा। यही नहीं, एक नाव एक जगह है बांग्लादेश में, वो एक नाव में सिलखाली नामक एक जगह है, वहाँ सेना की एक पूरी यूनिट तैयार की गई है। वहाँ पहले से बांग्लादेश की सेना रहती आ रही है। कहा जा रहा है कि अमेरिका की सेना भी सिलखाली नामक जगह पर ही रहेगी, और वहीं से म्यांमार मिलिट्री जुंटा के यानी जो सैन्य शासन है उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ेगी। हेवी आर्टिलरी भी तैयार है। आपको हम बता दें बांग्लादेश और म्यांमार को अलग करने वाली जो नदी है उसका नाम नाफ नदी है। नाफ नदी के किनारे पर एक बहुत बड़ा डिपो तैयार किया गया है मिलिट्री का, जो कि 11,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहाँ से लड़ने वाले जो चीन नेशनल फ्रंट के लोग हैं, जो अरसा के जो प्राइवेट आर्मी है,
ये सब जो वहाँ के सेना के खिलाफ लड़ेंगे या वहाँ के सैन्य शासन के खिलाफ लड़ेंगे, दरअसल इन लोगों को ये सारी सहूलियतें प्रदान की जाएंगी। यानी अमेरिका, बांग्लादेश और तुर्की सीधे लड़ाई नहीं लड़ेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली वो लड़ाई तो लड़ेंगे ही। इनडायरेक्टली वो जो लड़ाई लड़ने वाले हैं सीधे, उनको तमाम चीज़ों की आपूर्ति करेंगे जिसके बारे में आपसे जिक्र किया गया है। आपको हम थोड़ा सा राखाइन स्टेट बता दें। राखाइन स्टेट में 76.7% बौद्ध हैं और 21.1% मुस्लिम है। वहाँ मुसलमानों से अक्सर झड़प होती रहती है। वहाँ रोहिंग्या मुसलमान भी रहते हैं। रोहिंग्या शब्द से बना हुआ है, मलेशिया से रोहिंग्या भाषा बोलते हैं। और वो माना जाता है बांग्लादेश और म्यांमार दोनों जगह मिल करके रहते हैं। बांग्लादेश में चटगांव के आसपास रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में। वहाँ की सरकार ने व्यवस्था कर रखी है, हालांकि सबको एब्जॉर्व करने की क्षमता नहीं है। इस वजह से भी एक कारण हो सकता है बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस खान अमेरिका की मदद कर रहे हैं म्यांमार के खिलाफ। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो राखाइन प्रांत है, राखाइन स्टेट है, उसमें बौद्धों की भरमार है और बौद्धों और मुसलमानों के बीच लड़ झड़प भी होती रहती है, जिसमें काफ़ी लोग मारे जाते हैं। इसके बाद जो चीन स्टेट है, उसमें ईसाई लोगों की संख्या 91.6% है। 6% ही बौद्ध हैं, 6.1% बौद्ध हैं, जबकि 2.7% अन्य धर्मों के अनुयायी हैं। आप कह सकते हैं कि चीन स्टेट ईसाई डोमिनेटेड है, यानी ईसाइयों की प्रमुखता है वहाँ। तो राखाइन में बौद्धों की प्रमुखता है। राखाइन में लड़ाई चलती रहती है, जो लोकल बौद्ध हैं उनके बीच और रोहिंग्या मुसलमानों के बीच। जबकि चीन स्टेट में सीधे ईसाइयों और सेना के लोगों के साथ लड़ाई चलती रहती है। सेना में अधिकांशतः बौद्ध ही हैं। आप कह सकते हैं बौद्ध मतावलंबी और ईसाइयों के बीच अच्छी खासी लड़ाई चलती रहती है चीन प्रांत में भी। इन्हीं दोनों को अलग करने की योजना भी है। ये दोनों अलग कर देंगे तो म्यांमार ऐसे ही कमजोर हो जाएगा। भारत के एक सुरक्षा विशेषज्ञ हैं लेफ्टिनेंट जनरल जे.एस. सोढी साहब, लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोढी साहब कर्नल रैंक के अधिकारी रहे हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल, वो रिटायर्ड हैं। उनका कहना है भारत को म्यांमार के आंतरिक मामलों में नाक नहीं गड़ाना चाहिए, चाहे अमेरिका जितना भी प्रोत्साहित क्यों न करे। भारत को तटस्थ रहना चाहिए, क्योंकि म्यांमार के साथ भी भारत के अच्छे संबंध हैं और म्यांमार की थल सीमा और जल सीमा इतनी लंबी है कि एक होस्टाइल नेबर जो है भारत को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए भारत को तटस्थ रहने की जरूरत है। हालांकि दूसरी बात है कि अमेरिका अगर अपने मिशन में कामयाब होता और बंगाल की खाड़ी में नौसैनिक अड्डा बना लेता है, तो भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर सीधा उसका असर पड़ेगा, सामरिक असर पड़ेगा, सीधे सीधे रणनीतिक असर यानी स्ट्रेटेजिक का इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावे जो है जो सुंडा जलडमरू मध्य, मलक्का जलडमरू मध्य है। मलक्का जलडमरू मध्य माना जाता है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। इन पर भी असर पड़ेगा। सुंडा तो पूरी तरह से हिंद महासागर में है और भारत के नियंत्रण में है। तो सुंडा जलडमरू मध्य से लेकर मलक्का जलडमरू मध्य तक इसका असर देखने को मिलेगा। और भारत पर नज़र रखने के कारण अमेरिका जो है चंगा रहेगा। अमेरिका हमेशा भारत को कमज़ोर करने की कोशिश करता रहेगा। भारत को इसलिए बहुत खुश नहीं होना चाहिए नरेंद्र मोदी को कि डोनाल्ड ट्रंप साहब उधर आ गए हैं अमेरिका में, तो इसलिए सब कुछ हंकी डोरी है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरे शब्दों में, अमेरिका में चाहे डेमोक्रेट लीडर रहे या रिपब्लिकन लीडर रहे, इस बार वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप साहब थोड़े बदले हुए मिजाज में आए हैं। मतलब वो अमेरिकी हितों की वकालत करते हैं, वो केवल दूसरे देशों से अच्छे संबंध बनाने के लिए नहीं आए हैं। तो इस वजह से संभव है कि भारत को बाद में चल करके भारी नुकसान हो।
अतः भारत को म्यांमार को बिना मतलब जो है खुराफात के लिए उकसाना नहीं चाहिए और म्यांमार के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप से बचना चाहिए, ऐसा JS सोंढी साहब का मानना है, जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल रह चुके हैं सेना में। आपको हम बता दें कि जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं सारे इन्फॉर्मेशन आपको बताए गए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए और अपने मित्रों के बीच फैलाइए इसको। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे तो इससे मनोबल बढ़ा रहेगा और हम लोग आगे इस तरह के वीडियो रिकॉर्ड करते रहेंगे। धन्यवाद।